जी, मैं हूँ रऊफ़ क्लासरा। पहले मेरा आपको सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आमिर मतीन साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आमिर साहब, सीधा मैं एज़ यूजुअल आपकी तरफ आना चाहता हूँ। जो आज की स्टोरीज़ हैं आपके साथ भी शेयर करते हैं, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर। सबसे बड़ी स्टोरी तो यही है जो चाइनीज़ प्रीमियर ने आज सॉरी प्रेसिडेंट ने आज जो यहाँ पे जॉइंट सेशन को आज खिताब किया है, उनकी तकरीर बड़ी अहम तकरीर थी। एक उस पर मेरा ख्याल है गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे और कुछ और भी एक आध और हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई लेंगे कि ये जो यहाँ पे तरक्याती फंड्स आ रहे हैं या इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ तक हकीकत है, कहाँ तक फसाना है, कहीं पे हम गलत हैं या हुकूमत हमें बढ़ चढ़ के बता रही है। और दूसरी बड़ी अहम खबर है जो ये कल मेरा ख्याल दब गई है चाइनीज़ प्रेसिडेंट की आमद की वजह से। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में LNG पे खासी वहाँ ले दे हुई है और सईद गनी साहब जो हैं सेनेटर जो हैं, उन्होंने वहाँ पे एक तहरीक इल्तवा पेश की थी और जिसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। और जो सबसे बड़ी अहम बात निकली है कि शायद खकान अब्बासी साहब जो हैं वो मुतमिन नहीं कर सके हाउस को। एक उस पर भी बात करनी, तफसील से बताएंगे कल क्या हुआ है। और आपका इस पर बड़ा टेक है और आप कई दिनों से कोशिश कर रहे थे कि इस पर बेहतर ये होगा कि आप बात करें, आज इस पर बात करेंगे। एक तीसरी खबर भी एक साथ जो कल मैं कहता हूँ दब गई, हम आज उसको उठाना चाहते हैं। बड़ी अहम खबर है कि कौमी असम्बली में वज़रा नहीं आ रहे, उसके पर भी बात करेंगे। और जो एक एक्सक्लूसिव खबर है जो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कि कल बुध के रोज़ यहाँ कौमी असम्बली की ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हो रहा है, उसमें एक अहम रिपोर्ट पेश हो रही है जिसकी ये कापीज़ मैं ले आया हूँ, ये शेयर करेंगे सबके साथ। बड़ी अहम इसमें चीज़ें हैं। एक जो अहम रिपोर्ट यह है कि जरदारी साहब के दौर में वकीलों को करोड़ों रुपए की ग्रांट्स दी गई थी, जो बार एसोसिएशन हैं। तो जो लोग लड़ाई चल रही थी, आपको याद होगा, वहाँ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब वर्सेस ये ऐवान सदर, तो उनको तोड़ने के लिए, वकीलों का इम्पैक्ट उनका कम करने के लिए और पीपल्स पार्टी के हक में लाने के लिए वहाँ करोड़ों रुपए की उनको इमदाद दी गई थी। अब ये पता ये चला है, जो उसमें ट्विस्ट है, कि वकीलों ने करोड़ों रुपए तो ले लिए लेकिन वो उसका हिसाब किताब देने को तैयार नहीं कि पैसे हमने कहाँ कहाँ खर्च किए। वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, कुछ इसमें और भी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करेंगे। अब आता हूँ मैं आज की जो बड़ी खबर है, जो बड़ी स्टोरी हम कहेंगे मेन, कि कौमी असम्बली में और जो सेनेट के मुश्तरका इजलास से चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने खिताब किया है। आपने भी सुना होगा उसको, मैंने भी घर बैठ के उसको सुना। मैं कौमी असम्बली तो नहीं गया, मैंने एक ही बात थी वहाँ पे, मैं बैठ के देखते हैं। आप इस तकरीर को कैसे लेते हैं, इससे पहले कि मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करूं? मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो आरा हो ही नहीं सकती हैं। ये एक बड़ी विजनरी स्पीच थी जिसके अंदर चाइना ने अपना विजन वीज़ावी पाकिस्तान और इस पूरे खिते में जो है उसमें इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान करके पेश किया। और उनके लार्जर विजन में, जो कि इस वक्त तो जाहिर है दुनिया की दूसरे नंबर की इकॉनमी है और बड़ी वो सॉफ्ट पावर अपनी ज़्यादा यूज़ करते हैं अमेरिका की तरह, वो अपनी जो है ना हार्ड पावर जो है ना अपने सीधे इस पे शोल्डर पे लेके नहीं अपनी पावर चलते हैं। और उसका इम्पैक्ट, और उसके अंदर हम थोड़े से किस्म के आप समझ लीजिए आइसोलेटेड हैं कि ये मिडल ईस्ट में भी अभी जिस तरह हमें फंसे हुए ईरान, उसमें इंडिया बहुत उसमें जा रहा है, तो चाइना हमें अपनी जो हमारी जायज़ वैल्यू है उसके अंदर ला रहा है। और ये जो ख़ास तौर पे उनका ये जो ग्वादर और जो से लेके खंजरात तक जो कॉरिडोर बन रहा है, ये उनकी वन बेल्ट और ये क्या वन रोड जो है ना, कि इस खित्ते को पूरी दुनिया के साथ वो जोड़ रहे हैं। सिल्क रोड जो कि 2000 साल पुरानी है, उसको दोबारा वो जिंदा कर रहे हैं। और वो चाइना के ईस्टर्न बॉर्डर आप समझ लें पैसिफिक ओशन से लेके ऑल द वे यूरोप तक जाती है। और उसमें हम भी बीच में खंजराब के ज़रिए ये जो तारीखी एक रूट था ये लगा रहे हैं। तो ये जो सड़क जो बनने जा रही है कॉरिडोर इकोनॉमिक, ये छोटी चीज़ नहीं है। ये हज़ारों साल पुराना जो रोड है उसको दोबारा जिंदा किया जा रहा है। और इसके ज़रिए मेरा ख्याल इनके पास, हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास वो ग्राफिक्स हैं जिससे नज़र आएगा कि हम इसको सिर्फ इस पैमाने में नहीं देख सकते हैं कि जनाब ये एक सड़क बन रही है। ये सड़क नहीं है, ऑफ कोर्स एक कमर्शियल, आजकल के दौर में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है। कल हम ये बात कर रहे थे कि जनाब इस पैसे का क्या है। बुनियादी तौर पर दुनिया भर में चाइना डेवलपमेंट में जो एड जो लोगों को देता है ना, वो शायद 1 बिलियन से ज़्यादा नहीं देता। ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है जिसमें ऑफकोर्स उनकी कारोबार भी बढ़ता है, उनकी नौकरियाँ भी लगती हैं। पर ये हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी में फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई और पैसे लगाने के लिए नहीं है, हमें 20 बिलियन डॉलर चाहिए। और पाकिस्तान के जो हालात हैं, यहाँ बाहर कोई पैसे लगाने वाला नहीं है, सिर्फ चाइना है जो कि मार खा सकता है बलूचिस्तान के अंदर या उनके अंदर इस तरह की स्टमक है। तो ये हमारे लिए, उनके लिए कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी है, पॉलिटिकली भी है और स्ट्रेटेजिक भी है कि ये सारा हम पूरी दुनिया की उस लार्जर खित्ते और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। मुख्तसर
बड़ी आपने एक खूबसूरत और एक रोजी पिक्चर पेश की है, जो कि इसी तरह हो भी सकती है जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। लेकिन जो हमारे जैसे कमज़ोर दिल के लोग डर जाते हैं वही वाली बात है जो कल मैंने ये कहा था कि दूध का जला जो है छाछ को भी फूंके मारता है कि कहीं ये भी गर्म ना निकल आए, कि वही बात जो वहाँ पे मेरी सुई अटकी हुई है कि इस 46 अरब में से कहीं सैफ रहमान तो नहीं निकल आएगा, जो हमारा खौफ है। इसलिए कि हम ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो उनको पहले निकाल चुके हैं। जो NHA के चेयरमैन साहब जो हैं, वो तारड़ साहब जो हैं, वो बड़े नाराज़ भी हो जाते हैं, बड़ा गुस्सा भी करते हैं कि जी मेरा सिग्नेचर आपने क्यों दिखाने की इवन जुरत की। और वो तो अरशद शरीफ साहब को लेके जा रहे थे, उसमें अदालत में गए नहीं हैं। उसके बाद हालांकि हम तवक्को कर रहे थे ज़रा मैच पड़ेगा अरशद शरीफ का और NHA का, वो नहीं पढ़ सका। खैर अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे लोग जो हैं वो ज़रा उससे महरूम रह गए हैं, उस एंटरटेनमेंट से। वो चाहिए था उनको, मेरा ख्याल NHA चेयरमैन को, कि अरशद शरीफ को बाकायदा कोर्ट में लेके जाते और सहाफ़ियों को वहाँ पे झूठा साबित करते कि हम लोग जो हैं ब्यूरोक्रेट जो हैं वो कितने ज़्यादा ईमानदार भी हैं और कितने अच्छे भी हैं। वो खैर नहीं कर सके, मामला वहाँ पर टल गया है। अब जो ख़तरा है जो बार बार मेरा ख्याल हम आके बात करते हैं, वो फेयर इनफ कि आप इस पर करें, लेके हमें भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमें भी पैसों की ज़रूरत है। मुझे याद है जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, चाइना गए थे लास्ट, ये 2013 में गए थे। आप भी साथ गए थे मेरे ख्याल? मैं भी साथ गया था, उस वक्त मैं दुनिया टीवी में था, तो दुनिया टीवी ने मेरे उसका सारा टिकट वगैरह बंदोबस्त किया था। तो मियाँ साहब उस वक्त मुझसे भी आपको उखड़े उखड़े रहते थे। आप तो जानते हैं मियाँ साहब सिर्फ उन सहाफ़ियों को करीब आने देते हैं। आपकी जो हरकत है उसमें हर कोई उखड़ा उखड़ा ही रहेगा। ये हम ऐसे खुश भी रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, हम छूटे हमसे हुक्मरान दूर रहे, हम इनसे दूर रहे, ये हमें सूट करते हैं। आवाम के करीब हो के हमें ज़्यादा एक फ़ायदा भी है, उन्हीं के इंटरेस्ट हम गार्ड करते हैं, मुल्क के गार्ड करते हैं। उस वक्त मुझे याद है जब उनका एक प्रोविंस है वहाँ पे गैंजू, मेरा ख्याल है, अगर मैं उसके आई होप कि मैं उसका तलफ़ुज़ बड़ा मुश्किल है उसको, मेरा ख्याल जी ग्वांगझू शायद, हाँ डिफरेंट मैंने उसका तलफ़ुज़ सुने हैं। सो उनका वहाँ पे जब हम गए थे, गैंजू गए थे, तो पता ये चला कि वो इसलिए बनाना चाहते हैं ये जो वहाँ तक गवादर तक, कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे इंडस्ट्रियल सिटी है, वो ज़्यादा उनको सस्ता पड़ता है अगर वहाँ की जो उनका इंडस्ट्रियल उनका ये शहर है, वहाँ की बनी हुई मसनूआत पाकिस्तान के ज़रिए, गवादर के ज़रिए वो दुनिया को मार्केट करें, उनको सस्ती पड़ती हैं। सो चाइना का भी इसमें इंटरेस्ट है, चाइना का बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट है, जो है सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, इसके साथ ईरान वाली, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ईरान की पाइपलाइन भी आ रही है, गैस और जो है ऑयल की पाइपलाइन भी इधर से चली जाएगी, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स भी हैं उनको वो सस्ती बिल्कुल पड़ती है। एक उनको सस्ती पड़ती है, जो मेरा ख्याल है इनको पाकिस्तान को, आई होप कि इन्होंने, हमारे पॉलिसी मेकर जो बैठे हैं जिन्होंने निगोशिएट किया होगा, इनको पता होगा कि वो अपना भी सड़क उन्हें बनानी चाहिए, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में ज़्यादा है। सो जितना भी लोन आ रहा है, आई होप, और मुझे एक उम्मीद रखनी चाहिए कि चाइना को हम कह सकते थे कि मेहरबानी फरमाएं कि अगर अमेरिकन जो हैं, कल ही मैं उसमें स्टोरी पढ़ रहा था एक अमेरिकन अखबार में, कि अमेरिका ने अब तक पाकिस्तान को, उन्होंने जब से बने 1950 से पाकिस्तान को $40 अरब की इमदाद दी है, लोन नहीं दिया, ध्यान में रखिएगा, कि $40 बिलियन उन अमेरिकन ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को इमदाद दी। ये एक और कहानी है कि सारी की सारी डिक्टेटर्स के दौर में दी गई। जनरल जिया साहब को ज्यादातर मिलिट्री एड की सूरत में थी, वो मिलिट्री एड की शक्ल में। लेटली उनको ख्याल आया कि सिविलियन एड के अंदर वो देना शुरू करें, वो मिलिट्री एड। और जब उन्होंने सिविलियन एड देने की कोशिश की थी कैरी लूगर बिल पे, तो जितना तूफान वहां पे नवाज शरीफ साहब की पार्टी के ये चौधरी निसार अली खान साहब ने उठाया था, आपको याद होगा कि उस पर नाराज हो गई थी हमारी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की, कि आप सारी ये जो एड है वो सिविलियन साइड पे क्यों दे रहे हैं, आप हम फौजी, आप हमको एड दें। खैर वो अलहदा कहानी। सो मेरा ये ख्याल है कि चाइना से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी पाकिस्तान को, आई होप कि उन्होंने की होगी, कि आपके इंडस्ट्रियल, आपके इसमें बेनिफिट्स हैं, आपके मफादात हैं, आपने ट्रेड करनी है, आपने यहाँ से अपनी चीज़ें लेके जानी है, राहदारी आपको भी चाहिए, हम आपको दे रहे हैं। सो चाइना को ये चाहिए कि ये चीज़ हमें खुद वो तमीर करके दें लॉन्ग टर्म के लिए, रादर दैन कि वो हमें एक कर्जे की शक्ल में दें कि आप ये कर्जा लें और इससे आप अपनी सड़क बनाएं जिस पे से हमारा माल गुजरेगा, और कहीं ना कहीं पे हम कोशिश करेंगे कि एक आध इंडस्ट्रियल जोन बन जाए, कोई वहां पे इंडस्ट्रियल पार्क बन जाए। सो मेरा ख्याल चाइना को ये कहने में हर्ज नहीं है, आई होप ये बात की गई होगी। कल आप ये बात कर रहे थे कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा चेक किया है, वो उसमें यह है कि ये फौरी तौर पे तो पैसे नहीं आ रहे, इसमें से जो 28 बिलियन है ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 3 सालों में अपनी गवर्नमेंट के अंदर ये कुछ ले जाए, ख़ास तौर पे एनर्जी की उसमें ये कुछ परफॉर्म कर दें। बाकी कोई 15 साल आगे और लगेंगे, 2030 तक की प्लानिंग है, और ये किस्तों में है, काफ़ी सारा चीज़ इसमें कमोडिटीज़ में आएगा। हाँ, कुछ जो कैश की सूरत में जो आएगा वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा, पर हो ये रहा है कि ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं कि एक तो प्रॉफिटेबल है उनके लिए,
दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि उनके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, मुफाद के लिए ये बड़ा सूट करता है कि ग्वादर का कॉरिडोर बन जाए। उनको आपको पता है पूरी दुनिया का चक्कर लगा के मलाक्का स्टेट्स के जरिए कई हज़ार किलोमीटर के करके उनका ऑयल और प्रोडक्ट्स चल जाते हैं। ये तो शॉर्टकट हो जाता है कि किसी जंग की सूरत में या ब्लॉकेट की सूरत में इधर से एक ऑल्टरनेट रूट भी आ जाता है और एक उनकी बचत भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये यूरोप के साथ बिल्कुल एक उसका वो है। मगर मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल वो कह रहे हैं कि मशकूक किरदार सैफुर रहमान साहब भी आ जाते हैं और कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर ये किकबैक्स होंगी। आपका मेरा काम है हम पकड़ते रहेंगे, मगर ये एक पूंछ है, ये लार्जर बड़ा हाथी ये है कि ये अगर हो जाए, मेरी सिर्फ अर्ज सुन लीजिएगा पूरी, और उसके अंदर सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज है कि ये करवा लें। इनकी माजी की परफॉर्मेंस देखते हुए, जिस तरह हम मेरा ख्याल आज अब LNG पे बात करने वाले हैं, LNG के अंदर देखते हुए और ये जिस तरह बिजली के बहरान को जिस तरह इनकी हैंडलिंग है, इनके लिए मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि इनके अंदर, इस हुकूमत के अंदर, PMLN के अंदर वो कैपेसिटी है कि ये इसको मटीरियलाइज कर लें कि 3 सालों में ये आप देखें 28 बिलियन के प्रोजेक्ट्स करना और 20 बिलियन तो सिर्फ एनर्जी के अंदर जाना है, उसको करवा लेना। किकबैक्स आप और हम वो नहीं रुकेंगे। ऑफ कोर्स ये रूलिंग लीड वहां जब हो ही रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट अपने बैंक्स को, जो कंपनीज को कर्जा दे रही है, जो कि आगे हम उनको ऑफ कोर्स सब्सिडीज और कंसेशंस यहाँ पे दे रहे हैं, वो लगा रहे हैं, और यहाँ की रूलिंग लीड ऑफ कोर्स बेनिफिट कर रही है, वो हम पकड़ते रहेंगे, मगर एक हद तक ही पकड़ पाएंगे। टॉलस्टॉय का एक अजीम, आपको पता है, रशियन नॉवेलिस्ट हैं प्लीज, टॉलस्टॉय, वॉर एंड पीस के बहुत बड़े उसके आथर हैं। उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, उर्दू में थोड़ी सी बता देता हूँ। उसका उन्वान यही था कि मरने के बाद एक आदमी को कितने गज जमीन चाहिए होती। बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, वो पढ़ने वाली है, वो जो टॉलस्टॉय ने लिखी है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट, यहाँ ब्यूरोक्रेटिक जो जकूटा जीन है, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो अपने जेबें भर रहे हैं, जो अपना माल बना रहे हैं, सिर्फ तरक्की इसलिए करवा रहे हैं कि आपने कमीशन खाने। अगर आप एक पुल नहीं बनाएंगे, सड़क नहीं बनाएंगे, ये मेज नहीं खरीदेंगे या ये कप नहीं खरीदेंगे तो 2-4 रुपए आप नहीं खा सकते। सो तरक्की कराना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपका कमीशन खरा रहे। आज मुझे एक बड़े इंतहाई पुराने दोस्त मिले, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, विश, उन्होंने मुझे कोई आधा घंटा इसी बात पे कन्विंस करने की, कैल करने की कोशिश की, और मैं चुप करके उनको बैठा, उनको देखता रहा। वो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं। उन्होंने कहा यार वही आप वाली बात कह रहे थे, आपने एक और अंदाज में की, उन्होंने और अंदाज में की। उन्होंने कहा कि यार बात सुने राव साहब, ये पैसे खाएंगे, ये मैं अभी बता रहा हूँ, बड़ा करीबी आदमी उनका, ये सब कुछ करेंगे, आप होने दें, इनको पैसे खाने दें, आप इस मुल्क में कुछ तो होने दें। ये तरक्याती फंड्स आ रहे हैं, ये मंसूबे बन रहे हैं। उसने कहा मुझे पता है ये पैसे खाए जाएंगे, इसमें अच्छे खासे खाए जाएंगे, लेकिन आप लोग होने दें। मैंने कहा यार ये दिन आना था, मैं अपने दोस्तों से पूछना कि इनको कितने पैसे चाहिए जिंदा रहने के लिए, जिंदगी में अयाशी करने के लिए। वही टॉलस्टॉय वाली बात कि मरने के बाद एक इंसान को कितने गज जमीन चाहिए। तो मैं इनसे पूछ लें, मैं तमाम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक को हम फोकस नहीं कर रहे। ये जो हमारी रूलिंग एलीट ऑफ शोर कंपनीज बनाते हैं, ये यहाँ पे एक फेक किस्म की जैली बहर वो बनेंगे, इनके इन्वेस्टर बनेंगे, फिर उसके बाद सैफ रहमान साहब को निकाल लेंगे और बड़े बड़े लंबे काम करेंगे। इन लोगों को न, हाँ, एक जिंदगी गुजारने के लिए, एक जिंदगी है, कुछ 7 नहीं जन्म इनको मिले हुए, एक जिंदगी गुजारने के लिए इन लोगों को कितने पैसे चाहिए, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड। मैंने उनको कहा, मैं यार मुझे दुख हो रहा है, आप एक जर्नलिस्ट को इस बात मैंने दुख नहीं पहुंचाया, मैंने ये कहा कि हम ऑफ कोर्स इनको पकड़ते रहेंगे, वो है, मगर उसके बावजूद आपकी पूरा नहीं है पकड़े जाएंगे। मैं वही बता रहा हूँ। मैं यार मुझे दुख हो रहा है कि अगर आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपसे मुराद उनसे तो नहीं थे, वो बड़े शरीफ आदमी, अच्छे बंदे हैं, मैं कि आपसे मुराद आपकी नहीं है क्या? रूलिंग लीड जिसको लोग अपने सरों पर बिठाते हैं, 18 करोड़ लोगों में से एक आदमी वजीर आज़म बनता है, इससे बड़ी इज्जत मेरा ख्याल है खुदा किसी को नहीं दे सकता। 18 करोड़ में से 20-30 लोग आपके वजीर बनते हैं, 30-40 लोग फेडरल सेक्रेटरी बनते हैं, इससे बड़ी इज्जत नहीं होती, खुदा जो देता है। ये लोग कहते हैं नहीं, ये हमें इज्जत नहीं चाहिए, ये वजीर आज़म बनना, ये वजीर बनना या ब्यूरोक्रेट बनना, ये खुदा ने हमें मौका दिया है कि अपनी ही कौम जो हमें तनख्वाह भी देती है, जहन में रखिएगा, ये कौम से पैसे तनख्वाह लेते हैं, ये गाड़ियां लेते हैं, ये गार्ड्स लेते हैं, ये टेलीफोन लेते हैं, पीए के फ्री टिकट्स लेते हैं, दुनिया भर में फिरते हैं, इनके मेडिकल इनके अनलिमिटेड हैं, ये बैरून मुल्क इलाज करें, आवाम पैसे देती है। और फिर भी जब हम इनसे तवक्को करते हैं कि कुछ हमारे काम है, ये हमारे तरक्याती इशूज हैं, आप इनको हल करें, हमने आपको इसलिए अपने सरों पर बिठाया है, तो हमें यह बताया जाता है कि नहीं सर काम करेंगे, लेकिन इसमें से हम अपना कमीशन खाएंगे और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मुझे उस दोस्त ने कहा कि ये ग्राउंड रियलिटीज है। मैं कि सर अगर जिस दिन मैंने ग्राउंड रियलिटीज को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया ना कि हाँ ऐसे होता है, तो फिर मैं सहाफ़ी नहीं रहूंगा, फिर मैं एक अदद किसी पॉलिटिकल पार्टी का चमचा बनूंगा या फिर मैं एक पॉलिटिकल वर्कर बन जाऊंगा। सहाफ़ी तो आइडियलिज्म पे चलता है सर, एक वो आइडियल सोसाइटी देखना चाहता है, वो एक आइडियल ये सिस्टम के लिए फाइट करता है। हालत हमारी ये हो गई है, हमारी डिफीटिस्ट मेंटेलिटी आप देखें कि लोग हम ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये कमीशन खाते हैं खाएं,
ये ऑफशोर कंपनी बनाते हैं बनाएं, ये सैफ रहमान जैसे लोग पैदा करते हैं करें, लेकिन खुदा के लिए जरा हमें सड़क बनवा दें। इससे बड़ी मेरा ख्याल है एक उसको कह सकते शिकस्त खुर्दा जहनीत, एक माहौल पैदा कर दिया गया, ये पहले मेरा ख्याल कभी देखने में नहीं आया। मेरा ख्याल हम कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब के, हम प्लानिंग कमीशन के जो साबिक चेयरमैन थे नरीमुल हक साहब, उनको लाइन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये इस वक्त एनर्जी के अंदर जो आप देखें कि हमारा जो सूरत हाल है, मैं तकरीर पे आपको लाना चाहता हूँ, अब उस पर जरा बात करें तकरीर पे। एक मैं आपको उसका थोड़ा सा मैं उस पर चाहता हूँ कि ये तो कल भी हमने एनर्जी का इशू डिस्कस किया, फिर भी करते रहेंगे, कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने जो आज बड़ी अहम बात की है, जो पाकिस्तान के लोगों ने नोट नहीं की, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात नहीं की, साउथ एशिया की बात, साउथ एशिया की बात कर। सवाल मेरा आपसे ये है, क्या पाकिस्तान ये तैयार है कि आपने गुफ्तगू तो सुन ली, आप आज आपने डेस्क थंपिंग भी कर ली, फेयर एनफ, तालियां भी बज गई, खड़े भी हो गए, तराने भी हो गए, उन्होंने जो सोल्यूशन पेश किया है या अपना विजन शेयर किया, क्या पाकिस्तान वो विजन शेयर करता है? इस विजन में वो कहते हैं बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। क्या पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलके जो चाइना का एक उसका इकोनॉमिक एक तरक्की का आज उन्होंने अपना कंसेप्ट शेयर किया है, तो पाकिस्तान तैयार है ये बड़ी गोली ये हजम करने के लिए? पाकिस्तान तैयार है? या फिर वही है कि हम तो जी 1000 साल जंग लड़ेंगे भारत के साथ, हम घास खा लेंगे लेकिन भारत के साथ हम इक्तिसादी तल्लुकात बहाल नहीं करेंगे, तो क्या होगा फिर? यार मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी डायरेक्टली नहीं मगर सटल तरीके से ये बात करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का जो माजी वाला हम जो समझते थे कि मदद का ये मतलब नहीं है कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, हम सब मिलके ज़्यादा बेहतर सूरत हाल कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ऊपर चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस जो है उससे काफ़ी सोबरिंग इफेक्ट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमेरिका के लिए भी कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर है, हमारी जो चाइना के साथ मिलिट्री की रिलेशनशिप है, ख़ास तौर पे ये जो सबमरीन्स पे इंडिया को और अमेरिका को बड़ी तशवीश होगी, क्योंकि हम उसमें ये शुनीद है कि वो 8 सबमरीन्स हैं तो कन्वेंशनल, मगर उनमें हम न्यूक्लियर भी लेस कर सकते हैं। मगर बाकी जो उनका सोबरिंग इफेक्ट है हमारे, एक तो दहशतगर्दी के हवाले से कि हम कंट्रोल करें, दूसरा अफगानिस्तान में मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बाकी सवाल बाद में मुझे आपसे एक वन कमेंट चाहिए। इंडिया को उन्होंने नाम नहीं दिया, मगर आप सही कह रहे हैं, उन्होंने साउथ एशिया की बात नाम दिया, मैंने खुद सुना है। नहीं उस तरीके से नहीं आप सही कह रहे हैं, मगर जनरली बात उनका सटल तरीके से ये कहा है साउथ एशिया के विजन में सोचा, क्योंकि वो बहुत बड़ा सोच रहे हैं। वो जिस तरह ब्रेक लेनी है ताइवान से अमेरिका के साथ उनकी रिलेशनशिप उससे अमेरिका से खराब नहीं ताइवान की वजह से की, यही मैसेज वो हमें भी देना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे कि क्या वक्त आ गया पाकिस्तान के लिए। चाइना जो पाकिस्तान को एक मैसेज देने की कोशिश की आज कि भारत के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करें, और पर्टिकुलरली जो आपकी ट्रेड है, जो विजन आज उन्होंने शेयर किया कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, या फिर वही वाली बात जो भुट्टो साहब ने की थी कि हम भारत के साथ 1000 साल तक जंग लड़ते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। जी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं आमिर साहब। इससे पहले कि हम उस पे जाएं, LNG पे जो कल वहाँ गुफ्तगू हुई है, बहुत सारे एक अहम डिबेट हुई, सैयद गनी साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पे सेनेट में इशू उठाया था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज इमरान खान साहब से रिलेटेड ये कोट हुआ है कि जब उनकी मुलाकात कराई गई वहाँ चाइनीज़ उससे प्रेसिडेंट से, तो फॉर्मल उनकी चिट चैट हुई है, तो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे एक अदद वहाँ ताना फरमाया है उन्होंने वहाँ पे उनकी मौजूदगी में कि ये दौरा बहुत पहले हो सकता था अगर खान साहब धरने ना देते। आपका ख्याल है मौका था वहाँ पे टांट? नहीं, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस। ये सेंस ऑफ ह्यूमर में जो सेंस ऑफ ह्यूमर मियाँ साहब रेसिस्ट नहीं कर पाए, ये बिल्कुल उस तरह वो सहेलियों की या सौतनों का ताना नहीं जो होता, ये उस टाइप की बात थी। मेरा ख्याल वो बिल्कुल गैर मौजूद था कि इतने संजीदा माहौल में इस वक्त नेगेटिव कोई भी बात की जाती। उनकी बड़ी है PTA वापस आ गई और बड़ा सोबरली सारी पार्टी जिस तरह बिहेव कर रही थी, ये मौका नहीं था। मुझे किसी जराये ने बताया, बड़ा अहम जरिया है, आपको पता हम जराये की बात पे यकीन करने से पहले भी 10 दफ़ा देखते हैं कि अगला बंदा कौन है, लेकिन ये बड़ा अहम और बड़ा ये क्लोज एक रिलायबल जरिए है। उन्होंने कहा कि आप ये लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि मियाँ साहब जो हैं कितने हर्ट हैं, जो कुछ इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर उनके बारे में गुफ्तगू करते रहे। और उन्होंने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए ये भी कहा, मुझे आज बड़ी लंबी मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये देखें कि मियाँ साहब जो हैं आम जिंदगी में हूँ या वो वज़ीर आज़म, वो किसी के खिलाफ कोई गाली नहीं देते, वो किसी को ज़्यादा वो सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करते, आप जनाब से कम वो बात नहीं करते। उनका ये कहना था कि मियाँ साहब अब क्योंकि अब इमरान खान साहब की तकरीर का जवाब उस तरह नहीं दे पा रहे,
तो लिहाजा इस तरह की छोटी मोटी जहां भी उनको मौका मिलता है वो इमरान खान साहब को थोड़ी सी हम उसमें सराइकी में कहते हैं चूंढी मारना, तो चूंढी वो मारते रहते हैं। जैसे हरिपुर के उन्होंने जलसे में किया, आपको याद होगा, वहां भी उन्होंने इमरान खान साहब पे इस तरह की तनकीद की। जब वहां पे 140 बच्चे जो थे वो वहां पे शहीद हुए होते पेशावर के आपके स्कूल में, वहां पे भी अगले दिन की बात है, मियां साहब को जो ही मौका मिला, हालांकि 140 बच्चों की अभी उनके जनाजे भी नहीं उठे थे, पूरा का पूरा मुल्क क्या पूरी दुनिया उस गम में बैठी थी, तो मियां साहब ने उस वक्त भी सेंस ऑफ ह्यूमर से काम लिया कि इमरान खान साहब को उन्होंने कहा विसराकी वाला चूंढी मार लूं, तो कहते हैं कि अगर मैंने हॉस्पिटल ना जाना होता बच्चों को करने के लिए तो मैं यहां से सीधा इमरान खान साहब के इनके कंटेनर पे जाता। और पूरी महफिल ने वहां पे बहुत बड़ा कहका लगाया था। 140 बच्चों की लाशें भी घर नहीं पहुंची। जरा आप हमारा स्टाइल देखें, आप हमारे थोड़े सियासतदानों की उनका उनका मिजाज देखें। अब इससे ज्यादा मैं कहूंगा फिर कहेंगे सियासतदानों की बैशिंग करते हैं कि बच्चों की लाशों पे कह के लग रहे हैं, ये कह के कि उन्होंने कहा इमरान खान साहब के साथ एक मौका मिल के मैं स्कोर सेटल कर लूं। आज भी उन्होंने कहा कि चाइनीज प्रेसिडेंट आए हुए हैं, बहुत बड़ा मौका है, सेटल कर लेते हैं। आपकी इतला बिल्कुल ठीक है कि रिसेंटली वो भी दिल टूटा हुआ था मियां साहब का, और ये रिसेंटली ये जो टेलीफोनिक टॉक उनकी जो लीक की गई या जैसे भी लीक हुई, उसमें इमरान खान साहब ने जो गाली का इस्तेमाल किया गया था, वो आपको पता है वो पीटीवी से सुनवाई गई। ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि आपने गौर किया है कि पीटीवी एक जो कि बड़ा कंजर्वेटिव है, उसमें वो बाकी किसी चैनल ने प्राइवेट ने भी वो गाली नहीं सुनवाई। मालिक साहब तो बड़े हमारे दोस्त, वो कहते थे कि पीटीवी को बदल दूंगा। मुझे लगता है कि वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं मालिक साहब के से बस जो की दे बात दिया जाएगा वो चला देंगे। वो मेरा ख्याल कहीं ऊपर से ऑर्डर आया तो फिर बात यही मैं कह रहा हूं। मालिक आपके दोस्त हैं, हमारे एडिटर हैं। पीटीवी है पीटीवी बिल्कुल। मैंने ये कब कहा है कि जब कमर्शियल उसमें कोई थोड़ा सा 19-20 का ही फर्क डाला जा सकता है ना, चले उससे ज्यादा क्या डाला जा आगे चलते हैं क्योंकि ये बड़ी अहम एलएनजी की स्टोरी, हालांकि मैं इस पर बात करना चाह रहा था। कर लेंगे किस दिन। सईद गनी साहब साथ लाइन पे हैं। सईद गनी साहब बड़ी देर से हमारे साथ लाइन पे हैं कि कल वहां पे सईद गनी साहब ने खासा एक रोला डाला है जो कि जेन्युइन और वैलिड उन्होंने सवालात उठाए हैं और उस पर बात हुई है। बड़ा एक पीपल्स पार्टी की जो अपोजिशन है वहां सेनेट में, वो वहां पे कुछ नजर आई है हमें। एक सवाल मैं अभी उनसे पूछना भी है इससे पहले कि इस पे जाए एलएनजी पे जाए, एक पहला जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, सईद गनी साहब आप हमारे साथ हैं? जी जी बिल्कुल आपके साथ। बड़ी मेहरबानी। कल आपने सेनेट में बड़ा रोला डाला, हमारा यह ख्याल है चाइनीज प्रेसिडेंट की वजह से वो मामला दब गया था। एक चीज हमें समझ नहीं आ रही कि वहां पे सेनेट में आपको पीपल्स पार्टी की अपोजिशन नजर आती है, हमें कौमी असेंबली में नजर नहीं आती। ये कोई मुका है, कोई गुड का बैड का आप खेल रहे हैं। कौमी असेंबली में बिल्कुल लगता है कि भाईचारा चल रहा है, वो फ्रेंडली अपोजिशन से आगे चले गए। ऊपर आपने वहां पे सेनेट में एक आसमान सार पे उठाया हुआ है, ये क्या कहानी है सर? जरा ये पहले हमें थोड़ी सी समझा दें। सर एक तो इससे कम से कम ये बात जरूर वाज़ेह हो जाती है कि ये कोई पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है कि आपने कोई हुकूमत के जो गलत काम है उन पर बात नहीं करनी है या उनको टफ टाइम नहीं देना है। मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं। अगर आप ये कह रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं लेकिन सवाल मेरे मुंह में आ गया, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है पार्टी पॉलिसी आपको डिक्टेट नहीं करा रही, नीचे जो मुका हुआ है वो खुर्शीद शाह साहब या दीगर ने खुद कर लिया है। पार्टी पॉलिसी नहीं है कि आप नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे सॉफ्ट जाए, उन्हें कुछ नहीं कहें, तो उन्होंने हाँ इंडिविजुअली तौर पर अपनी उन्होंने सुलह सफाई कर ली है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि खुशी। सर आप वो बात भी नहीं मान रहे, ये बात भी नहीं मान रहे। एक बात तो है, चले फिलहाल जो है ना इस पे ये आपका पॉइंट सर, ये पॉइंट हमारा रजिस्टर कर लें कि हम ये देखते हैं कि सिर्फ इसमें कि देखिए सबब ये हो सकता है कि कौमी असेंबली में हमारे मेंबरान की तादाद कम है और सेनेट में हमारी तादाद अच्छी खासी है। वहाँ कितनी है वैसे कौमी असेंबली में आपकी तादाद सर? आप सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ पे। ठहरे जरा, मैं जरा पूछता हूँ सर इनसे। हम जी 372 में 45 है। अच्छा ऊपर कितने हैं सर? उतने ऊपर लोग हैं सर आप? नहीं, सेनेट में हम 28 हैं 104 में से। अच्छा, मतलब आपका ख्याल है कि ये रेशो कम है? जी जी कम। और सर एक दौर वो भी था बेनजीर भुट्टो साहब होते थे, 19 मेरा ख्याल 19 लोग थे और बीबी ने नाथ डाली हुई थी सबको यहाँ पे सर। वो 17 थे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेरा ख्याल है 300 पे भारी थे। अच्छा चले उस पे आते हैं जो कल एलएनजी पे सर आपने कल वो जो जरा उस पे हमें जरा हम भी एलएनजी पे बड़ा शोर मचाते रहे हैं मगर आपने बड़ी अच्छी आर्टिकुलेशन की, तो वो आपके क्या जो हमारे से शेयर करें और व्यूअर्स से भी कि क्या खदशात हैं एलएनजी पे और क्यों? देखें ये इतना बड़ा इशू है और सच्ची बात है कि इस मुल्क का एक मसला भी है और एलएनजी हम समझते हैं कि आनी भी चाहिए, जो गैस की शॉर्टेज है उसको हल भी होना चाहिए। लेकिन चूंकि रऊफ क्लासरा साहब हमारे दौर में भी हमारे दौर में जो मुआहदे हुए थे उस पर भी काफी लिखते रहे और शायद इन्हीं के लिखने की वजह से एक मुआहदा सुप्रीम कोर्ट ने खत्म भी कर दिया था। लेकिन आज अगर उस मुआहदे को और आज जो पीएमएल की गवर्नमेंट कर रही जरा कंपैरिजन कीजिए तो आपको लगेगा कि हम तो इनके मुकाबले में बहुत बेहतर कर रहे थे।
लेकिन शायद इस वक्त जो अदालतों को भी कोई होश नहीं है और शायद अखबारात में भी चीज़ नहीं। तो सिर्फ ये पूछना चाहता कि अगर हुकूमत ने कोई मुआहदा किया है कतर गैस के साथ तो एक तो वो बताए, अगर नहीं हुआ तो जो प्रपोज मुआहदा है जरा वो बताए कि क्या है। और फिर उस पर डेफिनेटली जब बातें हुई तो मैंने कुछ सवाल उठाए थे कि जी एक जो है वो कंसाइनमेंट पहले आ चुका है मार्च के एंड में, और ये बताया जाए कि जी वो किस नर्ख पर आया था। और वो जब आप कहते हैं जी जो अखबारी इत्तलात हमारे पास थी कि जी ये किसी प्राइवेट फर्म ने मंगवाया था और उसमें हुकूमत का लेन देन नहीं था। अगर हुकूमत नहीं थी तो पीएसओ का क्या रोल था, और अगर हुकूमत नहीं थी तो हमें क्या इस बात की जवाब दिया जा सकता है कि जो एलएनजी आई थी क्या वो उस प्राइवेट फर्म या जिसने वो जो पाक अरब फर्टिलाइजर है जिसने मंगवाया था तो क्या सिर्फ उसने इस्तेमाल किया है या किसी और ने इस्तेमाल किया है। फिर उसके अंदर एसएसजीसी का क्या रोल है, उसमें एसएनजीपीएल का क्या रोल है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि मिनिस्टर साहब बड़े अच्छे आदमी है, मैं जाती तौर पर तो बड़ी उनका एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्होंने किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। और सबसे दिलचस्प बात उन्होंने ये कही कि कतर गैस के साथ हमारा कोई मुआहदा हुआ ही नहीं है और अभी तक हम जो है प्राइसिंग नेगोशिएट कर रहे हैं। मतलब आपने अभी तक अच्छा, इसमें सईद गनी साहब एक जो बड़ा नाम आ रहा है और जो आप कह रहे हैं शायद खकान अब्बासी साहब जो है शरीफ आदमी हैं, आप ये कह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल प्राइस का पता नहीं है, तो ये सुनने में आ रहा है कि कहीं पे सैफ रहमान साहब तो डील नहीं कर रहे और जो कतर में इन्होंने एम्बेसडर शहजाद अहमद को लगाया हुआ है वो तो बैंकर हैं। कोई कहानी क्यों ये कुछ थोड़ी थोड़ी ये होती जा रही है, पुरसरार होती जा रही है कि वजीर साहब कह रहे हैं कि मेरे इल्म में नहीं है, अभी हमने फैसला नहीं किया, और पाकिस्तान में वो गैस पहुंच भी गई है, कतर में एक अदा सफीर भी लग गए जो बैंकर हैं, और फिर सैफ रहमान साहब भी कतर में बैठे हुए हैं। ये कुछ लिंक से कोई मिल तो नहीं रहे वहां पे सारे? ये बात इतनी खुफिया नहीं है, और ये सिर्फ एलएनजी में नहीं बल्कि शायद और भी बहुत सारे मुआहदे हैं, कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ और काम हो रहे हैं जो कतर का जहां जहां नाम है वहां सैफुर रहमान उसके पीछे जरूर हैं। बल्कि कुछ चाइनीज कंपनियां हैं जो किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और उनकी ब्याह पे भी जो है वो सैफुर रहमान साहब बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है जो आप पूछ रहे हैं कि शायद इसमें कोई मशकूक बात है, मशकूक नहीं है। ये तो यकीन से बात कही जा सकती है कि सैफुर रहमान साहब का सिर्फ एलएनजी में नहीं बल्कि और बहुत सारे जो मुआहदे हो रहे हैं उसके सेनेटर साहब ये हमारी 2-3 चीज़ों पे हमारी भी तशवीश है। कुछ इतलाएं ये हैं कि ये जो जहाज़ आया था आगे जिस पे आप भी पूछ रहे थे कि इसकी मायदा बताएं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो जो गैस लाए थे वो सिर्फ प्लांट टेस्टिंग के लिए था और वो एक्चुअली गैस आई नहीं। दूसरी एक तशवीश ये आ रही है कि जनाब वो जो गैसिफिकेशन का जो प्लांट वाला जहाज़ है उसको नॉर्मल ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि बड़ा ज़्यादा उससे लॉस होगा। तीसरी बात जो आ रही है कि जनाब ये जो 4 करोड़ रुपए हर चौथे दिन एंग्रो को देना पड़ेगा और इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं किए और इश्तिहार से वो आगे क्रेडिट भी ले लिया। ये 3-4 चीज़ों पे आप लोग आगे पता चला कि आगे स्टैंडिंग कमेटी के पास ये चीज़ चली गई है, तो आपका ख्याल है आप गवर्नमेंट को पिन डाउन कर सकेंगे इन सारी चीज़ों पे? देखिए, एक तो हुकूमत इस बात की पाबंद है कि पार्लियामेंट में अगर कुछ चीजें पूछी जा रही है तो उनको बताए। जब वो कल नहीं बता सके तो फिर चेयरमैन साहब से हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कंसर्न दिए जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको ये केस रेफर कर दिया है। बाकी आपने जो बातें कही वो 100% ठीक है और ये तमाम सवाल मैंने भी उठाए थे कि आपने जब कतर से गैस मंगानी है तो आप जो वो एक बड़ा एक वेसल आता है जिसको गालिबन क्यू फ्लेक्स कहते हैं जिसके अंदर काफी बड़ी तादाद में एलएनजी गैस आ जाती है, तो जो क्यू फ्लेक्स के लिए जितनी जगह जितनी डेप्थ चाहिए वो पोर्ट कासिम पे है ही नहीं अवेलेबल, और उनको पहले बताया भी गया था और ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी भी कुछ महीना 2 महीने पहले उनको कहती रही कि जी ये काम होना चाहिए, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने ध्यान नहीं दिया और पोर्ट कासिम को ये कहा कि जी क्योंकि वो एंग्रो का टर्मिनल है तो एंग्रो की जिम्मेदारी बनती है कि वो जी इसकी ड्रेजिंग करे, सारा काम करे। जब एंग्रो से बात की गई तो उन्होंने कहा जी हमारे एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई नहीं है। मुझे हैरत इस बात पे हो रही थी कि इतना बड़ा काम होने जा रहा है, इतना अहम मुआहदा किया गया, लेकिन उसके अंदर जो बुनियादी चीज थी कि जब इतना बड़ा जहाज ये ऑयल लेकर आएगा, जब गैस लेकर आएगा तो उसके आने के लिए जितनी डेप्थ आपको चाहिए, गालिबन 14 फीट है या कुछ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, तो कोई 14 फीट की होनी चाहिए ड्रेजिंग, वो नहीं करवाई थी इन्होंने। तो जितनी जगह उस शिप को चाहिए उतनी जगह आपके पास अवेलेबल है नहीं। आप कतर को कह रहे हैं कि वो जहाज भेजें, वो आ नहीं सकता था, तो उन्होंने फिर उसकी जगह ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो यूनिट है, जो रीगैसिफिकेशन का यूनिट है, जिसका काम ये है कि वो उस शिप में से गैस जो ये एलएनजी है वो ट्रांसफर होती है। सईद गनी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें जॉइन किया और बड़ी तफसील से आपने हमें चीज़ें बताई। आपसे उम्मीद रखता हूँ, कम अज़ कम आपसे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप जब ये मामला उठाया जाएगा कमेटी में आप लेके जाएंगे तो वहां पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर लगाए गए कतर में, अब जरा उनको भी बुलवाएं कि हजूर आप भी तशरीफ लें, अपना रोल बताएं। आप एक अदद बैंकर थे, आपको अचानक कहां से उठा के कहां ले जाया गया है। आई होप कि आपकी कमेटी सेनेट की उनको भी बुलाया गया और पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आपका एक दफा फिर
शुक्रिया आपसे ये इंशाल्लाह। ये क्योंकि मेरा ही मोशन था जिसपे ये सारा कुछ हुआ है और कमेटी को रेफर हुआ है जी। और मैं डेफिनेटली कमेटी में जाऊंगा और एक बात मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि मैं इस काम को अधूरा कहीं नहीं छोड़ूंगा, इसको बिल्कुल इसके अंजाम इंशाल्लाह। सैफुर बड़ी रहमान साहब मेहरबानी। को भी बुला सकते हैं वैसे, आप आपके इख्तियार में है ये, आपको पता है ये जो खबरें छपती रहती हैं कि उनका क्या रोल है नहीं है, एक दफा बुला के पूछ ही लें। जी बुलाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें ज्वाइन पर किया। इसमें मैं एक थोड़ा सा जी, जी, आप कमेंट comment करना, कीजिए, इसमें इसके बड़ा बाद हमने break पे जाना है। इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात ये है कि जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो उसको ये अनकरीब एक और सुई गैस के बिलों के अंदर ठोकने वाले हैं ये एक खर्चा, वो ये है कि नहीं इसी LNG से रिलेटेड कि ये सुई गैस के साथ वालों सर्दन गैस वालों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये उनको कह रहे हैं कि जनाब प्राइवेट सेक्टर जो है ना आपका ये पाइपलाइन यूज़ करेंगे, एक तो वो करें, दूसरा ये कि वो जो गैस की वहाँ से ज़्यादा होता है उसका खर्चा भी डालना चाह रहे हैं, और तीसरा ये कह रहे हैं कि सुई गैस वाले अगर एंग्रो को पैसे देने होंगे ये देंगे, सुई गैस दे तो देगी, उन पर जबरदस्ती हमसे कर रहे लेगी। हैं, वो आगे हमारे से किसी ने लेगी। जेब तो से ये तो बड़ा नहीं इंपॉर्टेंट इशू है ये जिसके बड़ा- ऊपर नजर ये रखने की बड़ा जरूरत आपने- है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सुई गैस वालों को कह दिया है कि जनाब भाई साहब आपने ये करना है वरना आप अपनी नौकरी से जाएंगे। आपने बड़ा अहम एक इशू उठाया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपके साथ कुछ बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स हम शेयर करेंगे कि बुध की सुबह कल वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हो रहा है और बड़े अहम कागजात दस्तावेजात पेश किए जा रहे हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपके साथ बहुत सारी और स्टोरीज इस पर शेयर करते हैं। जी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। आमिर साहब, इससे पहले कि मैं अपना बस्ता खोलूं और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पेश होने वो शेयर करूं जो आ रहे हैं बुध के सुबह उसमें कमेटी इजलास में आ रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक ही सवाल, और आपसे ही उसका जवाब चाहिए कि कौमी असम्बली में वहाँ वज़रा साहब जो आने को तैयार नहीं है और कल जो शेख आफ्ताब साहब है, बड़े शरीफ आदमी है, देखने में वो लगते हैं कि ना शरीफ आदमी है, कल उन्होंने फरमाया कि जनाब कि मैं तो इस्तीफा देने को तैयार हूँ, मेरे तो सुनते ही कोई नहीं है, मेरे कहने पे तो कोई वजीर आने को तैयार ही नहीं है। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली कई वहाँ पे तकरीरें करके गुजर गए, इससे पहले सेनेट के चेयरमैन नैयर बुखारी साहब रोते रहे, कोई एक भी वजीर ना सुनने को तैयार है, ना चेयरमैन बुखारी साहब की सुनी, ना उन्होंने स्पीकर की सुनी। अब शेख आफ्ताब कहते हैं जी मेरा कोई वजीर नहीं सुनता, कोई आने को तैयार नहीं है। ये आने को तैयार नहीं है तो कौमी असम्बली में इन्होंने इलेक्शन क्यों लड़े थे सर? ये क्या करने आए थे यहाँ पे? जमहूरियत के नाम पे क्यों हमारे साथ ड्रामे किए इन्होंने? फ्रॉड कर रहे हैं। इतनी ज्यादा शर्मनाक है कि बात के वहाँ पे कोई एक पार्लियामेंट को जब तभी याद आती है कि जब इनको क्राइसिस भी होती है, नहीं धरने बैठ धरने पे आ जाए, पार्लियामेंट पार्लियामेंट करेंगे, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, और जमहूरियत का जो एक मेन सिंबलिज्म है पार्लियामेंट, वहां पे आने के लिए तैयार नहीं है। और आप और मैं तो थक ही गए थे। अभी वो बेचारा शेख आफ्ताब जिसपे आधी गवर्नमेंट पार्लियामेंट पर चली उस पर रही है, अब वो भी थक गया है और स्पीकर भी थक गया। उन्होंने कहा जनाब ये हमारे बस की बात नहीं है। मगर इनको शर्म नहीं आती है ये वजीरों को कि आप और मैं, ये तो टैक्स पेयर्स की पैसे तो ज़ाया होते ही होते हैं, मगर कर क्या रहे हैं? या तो ना कि अपनी मिनिस्ट्रियों में बैठे काम कर रहे हों। बिजली और की पानी की सूरत हाल आपको पता है कि जो सर्कुलर ड्रेड दोबारा हो गया है, रिसीवर्स दोबारा हो गए हैं, लाइन लॉसेस कम नहीं हो रहे, वो हाल है। ये LNG अब अभी डिस्कस कर रहे थे ये क्या हाल है। तो हम क्या उम्मीद रखेंगे ये चाइना का $46 बिलियन इस तरह की गवर्नेंस और इस तरह की परफॉर्मेंस के तहत आएगा? अहम टॉपिक है, बार करते रहेंगे, बात है, छेड़ेंगे। मैं साथ हूँ कि शेख आफ्ताब साहब इस्तीफा दे ही दें तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम क्यों बच्चे को मरवाएंगे आप? नहीं, चीफ विप की नौकरी से, क्योंकि वो इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं कि उनके ऊपर ना है चीफ विप को की जज्बाती नौकरी ना कर करें। दे। पहले किसने दिया इस्तीफे के? शेख आफ्ताब साहब अगर गलती से अगर थोड़ा सा कह दे उनको पक्का ना करें, मेहरबानी फरमाएं। बेचारे के उनका रोज ही छोटे पानी लगा कद पे हुआ है। वजन बहुत ज्यादा आ गया है, यकीन करें जो है ना। चले मैं जरा आता हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो एक्सक्लूसिव हमारी स्टोरी है, सुबह आ रहे हैं। ये पलंदा है बस्ता जो मैंने अभी खोला है, इसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें और बहुत कुछ है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होने वाली है, कल ये एक ब्रीफिंग दी जा रही है, फाइनेंस डिवीजन दे रहा है कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उनकी कीमत क्या है, प्रोग्रेस क्या है और कब वो यहाँ पे पूरे होंगे, उनमें डिलेज हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसमें मैंने जल्दी कुछ चीज़ें बनाई हैं, मुझे बड़े लेट डॉक्यूमेंट्स मिले थे ये शो शुरू होने से पहले। सर पता ये चला है डॉक्यूमेंट्स बाकी कल रिपोर्ट पेश होनी है, कल पेश होंगे जो हम अभी आपको आप हमेशा की तरह अपना वो जो है ना खींच लाए हैं। इसी चीज़ की तो हमें पैसे मिलते हैं सर, इसी चीज़ की हमें तनख्वाह मिलती है। इसमें बड़ी मजे की चीज़ जो है वो उसमें 2-3 चीज़ें जो ब्रीफिंग होनी है, कल जो डॉक्यूमेंट्स हम दिखा रहे हैं सारे के, इसमें एक इस ब्रीफिंग में यह किया है कि 46 तरक्याती आपके मेगा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स 46 रुक गए हैं
स्लो मूविंग हैं, उनके जो बिलियंस ऑफ रुपीस पहले खर्च हो चुके हैं वो वहीं पे उन्होंने कहीं खर्च होते रहे, उनसे पैसा निकाल के उन्होंने कुछ और मंसूबों में लगा दिया है। जरा ये हमारे प्लानिंग डिवीजन के जो बैठे ना विजन ये 2025 बना के बैठे हुए हैं, हालत ये है कि कब के प्रोजेक्ट्स हैं? ये चल रहे हैं पहले से। अच्छा, वो चलते चलते रुक गए। जकूटा जिन्हों को सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट होती है सर, कि मुझे गाड़ी मिलेगी, ये मुझे प्रोजेक्ट अलाउंस मिलेगा, मुझे उसके बाद बैरून मुल्क के ये मेरे दौरे लगेंगे, मैं बह रहूंगा, जाऊंगा, उठूंगा, बैठूंगा, उनको ये इंटरेस्ट होती है। एग्जीक्यूशन हो रही है नहीं हो रही, इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया, लिखा हुआ है कि क्या क्या वहां पे हो रहा है। उसमें उन्होंने 46 प्रोजेक्ट रुक गए, उन्होंने कि स्लो मूविंग है, उनका पैसा निकाल के उन्होंने दूसरी साइड पर लगा दिया है। सो उन प्रोजेक्ट्स की किस्मत का कोई पता नहीं, जो पहले पैसे लगे हैं वो आपके कहां पे गए। जो डिलेज हुई है कि डिलेज क्यों होती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग रीजनिंग बताएगी। वो कहते हैं डिले इसलिए हो रही है कि इन प्रोजेक्ट्स में करप्शन हो रही है। लोग हमें कहते हैं कि यार आप हर वक्त करप्शन की बात करते हैं। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही है, हुकूमत की अपनी बनाई हुई रिपोर्ट है। वो ये फरमा रहे हैं कि इन्होंने इसमें करप्शन होती है, इसमें ये जकूटे जो हैं, लोग जो हैं, ये पैसे खा जाते हैं, ये माल लेते हैं। उसके बाद फाइनेंस, हमारी मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर पूरी दुनिया में फिर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, जो हथे चढ़ रहा है बेच रहे हैं। 17 बिलियन के रिजर्व कर दिए, वो सारा लोन पैक का पैसा है। वो कल का मैं उसकी भी कहानी ले आऊंगा कि रिजर्व कैसे हमारे ऊपर हो रहे हैं, कल वो भी शेयर कर लूंगा। अब आपने हमारा याद दिलाया तो कल के लिए याद रखिएगा ये पैसा कहां से आ रहा है। उसमें जो फरमाते हैं वजारत खजाना वक्त में पैसे नहीं देती, ये अलहदा चीज है। मेरे पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हालांकि इसमें बड़ी सारी डिटेल्स हैं कि कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो स्लो मूविंग हैं। बाद ने 2012 में कंप्लीट होना था, अभी तक नहीं हुए। बाद ने 2013 में होना था, बाद में 15 में होना था। 2% उन पे प्रोग्रेस है, ये कल पूरी वहां तफसील बतानी है। एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर, वो जो मैं आपके साथ शेयर करूं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, इसमें बताया गया एडिटर जनरल पाकिस्तान जो कल रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जिसमें उसमें आ रही है, वो ये फरमाते हैं कि सदर जरदारी साहब के दौर में 43 करोड़ रुपीज इन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट थी, इन्होंने ली, जो पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस में तकसीम की गई थी। मकसद क्या था उस जमाने में, जब वो सारे वकील खरीदे जा रहे थे, जब वकील खरीदे जा रहे थे, बार एसोसिएशन की लड़ाई के अंदर जो रिश्वतसाजी हो रही थी। अच्छा, उसमें कौन सी लड़ाई हो रही थी कि सदर जरदारी साहब के खिलाफ, आपको याद होगा एनआरओ का केस चल रहा था, गिलानी साहब पेश हो रहे थे उसमें कि आपने खत लिखना है नहीं लिखना। इन्होंने कहा जी कि उनका ग्रुप जो है चौधरी साहब का वो बड़ा पावरफुल है, हम अपना ग्रुप बनाते हैं। अपने ग्रुप बनाने के लिए रियासत के पैसों से, अवाम के पैसों से, तो जरदारी साहब को बचाने के लिए 43 करोड़ रुपीस निकाल के उन्होंने वहां पे बांटे। इनमें ये बार एसोसिएशंस हैं, वकीलों को दिए गए कि आप लें, नारे लगाएं और आप अपना अलहदा ग्रुप बनाएं। बन के खैर फेयर एनफ, ले लें भाई। ये खबरें छप रही थी, मगर ये डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट है सर, लेके आए जो कल पब्लिक खबरें बड़ी छप रही थी, कितने पैसे दिए गए ये नहीं था मुझे पता कि ये किटी में से बाकायदा पैसे एक्सचेकर में से दिए गए। स्टोरी तो अब बनती है जब पब्लिक अकाउंट्स। अब इसमें 2-3 सवाल हैं। वो ये फरमाते हैं वहां पे जो हमारी ये है बार एसोसिएशंस हैं, ये रिपोर्ट कह रही है, हमने उनसे कहा जी आपने जो पैसे लिए थे जरा आप अपने अकाउंट्स हमें रसीदें तो भेज दें। ये जो बड़े लॉ, कस्टोडियन ऑफ लॉ बनते हैं अदालतों में, माई लॉर्ड पता नहीं आके बड़ा बड़े काम दिखाते हैं। उन्होंने कहा जी हमसे ना रसीदें मांगे, ना पैसे हमने कहाँ खर्च किए, कैसे किए, आपने हमसे पूछना भी नहीं है। उन्होंने अकाउंट्स इनको नहीं दिए। इसमें और बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, वो ये है कि ये अब जरदारी साहब के दौर में पैसे रिलीज हुए, गिलानी साहब के दौर में पैसे रिलीज हुए। अब कल इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग का चेयरमैन कौन है? खुर्शीद शाह, अल्लाह आपका भला करे, आपकी आवाज मक्के और मदीने। ये पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम चल रहा है कि कल जो करप्शन के, इरेगुलरिटीज के सारे धंधे आ रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी दौर से रिलेटेड है, जो कि पेश किए जा रहे हैं खुर्शीद शाह साहब के सामने। खुर्शीद शाह साहब इस पे फैसला करेंगे कि मेरे सदर जरदारी साहब ने जो 43 करोड़ रुपीज वकीलों में बांटे थे एसोसिएशंस में, और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने टैक्स पेयर का पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो वो जो है वो सेटल होना है या एक जुरत तो दिखाए वैसे इस पे। एक कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक आपको तो मैं इंतहा आइडियलिस्ट आदमी हूं कि कल ये ऑर्डर पास कर दे। और भी तो मेंबर बैठे हैं, पीटीआई बैठी है, उसमें एमक्यूएम बैठी है। शाह साहब को चाहिए या किसी को चाहिए पॉइंट आउट करे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप यहाँ आज चेयरमैन पीएससी नहीं बन सकते, किसी और को बैठना चाहिए। कोई और भी बैठे तो मुकमुका चल रहा है, और बैठ के कौन सा ख्याल है यहाँ पे पहाड़ गिरा देगा। जरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी काम करे, वो इन वकीलों को कहे, इन एसोसिएशन को कहे कि आप लोग आप बहुत वो हैं, गरीब हैं, ये जो 43 करोड़ रुपीस आपको दिए गए थे इनकी रिकवरीज करवाएं, रिकवरी का ऑर्डर कर दें। बेशक हो ना हो, कौम को थोड़ा सा तो एतबार हो कि हमारे 43 करोड़ रुपीस आपने किस मद में इनको दे दिए। ये गरीब लोग हैं, अपनी फीसें लेते हैं, अवाम से लेते हैं, एक अवाम से फीस अलहदा लेते हैं, उसके बाद टैक्स पेयर से पैसे अलहदा लेते हैं। सो वजारत कवानीन को भी जरा बुला लेना चाहिए, जरा उनसे भी बातचीत हो जानी चाहिए। मैं तवक्को रखता हूं जो कि पूरी नहीं होगी। लास्ट कमेंट करता हूं क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर साहब अदनान साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। हर अच्छी बात पे आपको पता है प्रोग्राम का वक्त खत्म होना शुरू हो जाता है। वो उसमें ये है
एक लास्ट अपील है इन खुर्शीद शाह साहब से। वैसे तो उनसे एक हमारे दोस्त सदीक साजिद साहब मुझे बता रहे थे, मैंने पूछा कि आप बाकी पैरे तो उठा रहे हैं, आप जो हमारी पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट फौज के ऑडिट पैरे हैं उनको क्यों नहीं उठा रहे, वो आप टेकअप नहीं कर रही PSC। तो शाह साहब ने कहा, सदीक साजिद साहब ने मुझे खुद बात बताई, बड़ा अच्छा रिपोर्टर सदीक साजिद। सो लास्टली मेरी एक ख्वाहिश है, आपको पता मैं दिल दे बैठता हूँ सियासतदानों को, हमारी मजबूरी है या कुछ लोगों को दे बैठते हैं कि कल ये ऑर्डर पास कर दें कि 43 करोड़ रुपीस उन एसोसिएशन से रिकवर कराए जाएं जिनको ये गैर कानूनी तौर पर आपने दिए थे, जो आपको अपने अकाउंट्स डाटा देने को तैयार नहीं है, जो ये बताने को तैयार नहीं ये 43 करोड़ रुपए आपने कहाँ खर्च किए हैं या वो ये बाकी पैसे हैं। तो मेरा ख्याल है रिकवरी करानी बनती तो है। काले कोर्ट वालों ने बड़ा गन डाला हुआ है, बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है अब इसके बाद प्रोग्राम का वक्त जो हमारा खत्म हो गया, कल देखते हैं। जो मैंने एक अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, देखना यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने खुर्शीद शाह साहब जो हैं उसके चेयरमैन हैं, ये जो इरेगुलरिटीज हुई थी 43 करोड़ रुपीस ये बांटे गए थे, ये सदर जरदारी साहब और गिलानी साहब के दौर में बांटे गए थे एसोसिएशन में, बार एसोसिएशन में। देखना यह है कि कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कुछ इस पर जुर्रत दिखाती है और खुर्शीद शाह साहब जो है कल उस कमेटी के इजलास की सदारत करने से इनकार करके वो चले जाते हैं, क्योंकि मेरे दौर में मेरा दौर हुकूमत था, मेरी पार्टी थी, मेरी हुकूमत थी, सो मैं प्रिजाइड ओवर नहीं करता। और लास्टली क्या PSC के मेंबर ये जुर्रत कर सकेंगे कि वो रिकवरी ऑर्डर करें कि इस कौम के आपने 43 करोड़ रुपीस आपने बांटे जिनका वो हिसाब किताब देने को तैयार नहीं है। एक उम्मीद है, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाब है। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।